हेलो बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम पर आधारित कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ प्रश्न हम इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जिनको पढ़ने से या बार बार सुनने से आपको वो याद हो जाएंगे और आपके पेपर में वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान दीजिए। ये हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि बच्चे सुनकर भी कुछ चीजें याद कर लेते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। सभी गार्जियन से या पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बार बार सुनने के लिए कहें। जरूरी नहीं कि उन्हें वो आंखों से देखें। यदि वो केवल कान से ही सुनते हैं तो काफी प्रश्नों के उत्तर उनको याद हो जाएंगे। और लेसन से संबंधित वीडियो या नोट्स हम आपको पहले इसी चैनल में दे चुके हैं। देखिए, श्वसन दर नापने के लिए स्पाइरोमीटर का हम उपयोग करते हैं। श्वसन की आवश्यकता ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और CO2 जल तथा ऊर्जा हमें मिलती है। मानव के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं? नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी तथा श्वास नली, फेफड़े आदि। पत्तियों में नन्हे नन्हे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इन्हीं के द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय होता है, यानी सांस को लेते हैं। केंचुए में त्वचा द्वारा, मछलियों में गलफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। जंतुओं में परिवहन यानी परिवहन तंत्र पाठ से संबंधित है। जंतुओं में परिवहन हृदय है। गुलाबी रंग की रचना होती है, त्रिकोणाकार है, 2 आलिन तथा 2 निलय होते हैं। इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे जिससे आपको वो चीजें याद हो जाएं। हृदय की धड़कन, जो धक धक की आवाज होती है वो हृदय की धड़कन होती है। वही संकुचन तथा शिथिलन है। रुधिर वाहिनियां, धमनियां, सिराएं, केशिकाएं, ये हमारी रुधिर वाहिनियां होती हैं, जिसमें धमनियां मोटी होती, गहरे रंग की होती हैं, सिराएं नीले रंग की होती हैं, केशिकाएं अत्यंत महीन होती हैं। रुधिर में 3 तरह की कणिकाएं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रुधिर कणिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस यानी सफेद रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती, जिसमें लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 100 तथा 120 दिन का। शरीर में बोन मैरो में तथा भ्रूण में ये लीवर या स्प्लीन में बनती है। WBC प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनाती हैं। मेल में 1 घन मिलीमीटर में RBC की संख्या 55 लाख तक होती है तथा फीमेल में 45 से 50 लाख तक होती है। ऊंट के रुधिर में RBC अंडाकार तथा केंद्रयुक्त होती है। रुधिर प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1868 और 43 में की थी। 1868 में की थी। रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित करते हैं, उसे हम रुधिर बैंक कहते हैं। पौधों में परिवहन, वही जैसे जंतुओं में या मनुष्यों में परिवहन तंत्र का कार्य करने के लिए हमारे शरीर में हृदय मेन है, तो हृदय से संबंधित जैसी धमनियां, महाधमनियां, ब्लड, ये सब होते हैं। उसी तरह अब आ गया क्वेश्चन पौधों में परिवहन में कौन कौन से ऊतक कार्य करते हैं? तो इसमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक कार्य करते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है और फ्लोएम पत्तियों में निर्मित जो भोजन होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसे पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन है, यानी एक्सक्रीशन। तो इससे भी आप ये समझ रहे होंगे, ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट आपके यहाँ क्लास 7 का है। ये एक्सक्रीशन वाला लेसन शुरू हो गया। कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा, यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। व्रत, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र रंध्र आदि अंग उत्सर्जन तंत्र के होते हैं।
एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा और जो है निम्न कोटि के जंतु जो हैं स्पंज, हाइड्रा में शरीर की प्रत्येक जंतु जल अनावश्यक पदार्थों को निकालते हैं। चपटे कृमियों में उत्सर्जन आदिवृक्क के द्वारा होता है, केंचुए में उत्सर्गिका के द्वारा, कीटों में मैलपीजी नलिकाओं के द्वारा, अलवण मछलियों में कौन सा पदार्थ होता है उत्सर्जी पदार्थ? अमोनिया है। सीप तथा घोंघा में एमिनो अम्ल है। स्तनियों यानी मैमल्स और एम्फीबियंस में यूरिया होता है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में यूरिक अम्ल होता है। एक एडल्ट प्रतिदिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के द्वारा होता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। पौधों में उत्सर्जन लैटेक्स, गोंद तथा रेजिन होते हैं और ये पौधों के विभिन्न भागों से मिलते हैं। ठीक है। अब जनन की विधियां, इसे अंदाजा आप लगा लेंगे कि जनन वाला पार्ट शुरू होता है। जनन की विधियां: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जड़, तना, पत्तियों से नए पौधों का जन्म होता है। लैंगिक जनन में नए पौधों बनने के लिए बीजों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन, खंडन, बीजाणु और वर्धी जनन के द्वारा होता है, जिनमें एक ही पौधों पर नर तथा मादा दोनों अंग पाए जाते हुए द्विलिंगी होते हैं। जिनमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों अंग पाए जाते हैं वे द्विलिंगी हैं। कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, वे एकलिंगी होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी भोजन प्राप्त करते हैं तथा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, ये प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। पौधे और जंतु, लाभदायक तथा हानिकारक जंतु, लाभदायक तथा हानिकारक पौधे भी होते हैं। हानिकारक पौधे केवांच, केरोए कच्चे काजू के आवरण से जुड़ी होती है। पीली कनेर तथा मदार का दूध जहरीला होता है। मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, मार्फीन, हेरोइन आदि नशीले पदार्थ होते हैं। दाद खाज से गंजापन तत्वों द्वारा होता है। हानिकारक जंतु बर, मधुमक्खी, सांप, चींटी, खटमल। मलेरिया बीमारी मच्छर के द्वारा, जूं, खटमल, पिस्सू, इनसे प्लेग बीमारी फैलती है। हैजा, आमांतसार तथा कई रोग फाइलेरिया भी मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। टिड्डी पौधों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और चूहे खेतों तथा नील गाय भी हमारे खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लाभदायक पौधे, भोजन देने वाले पौधे मूली, गाजर, तना, आलू, प्याज, पत्ती, चौलाई, पालक, पुष्प, सेम, मिर्च, बैंगन आदि, ये सब जो होते हैं हमें भोजन देते हैं, इनसे हम सब्जियां बनाते हैं। रेशे प्रदान करने वाले पौधे होते हैं जैसे जूट है, नारियल की जो रस्सी बनाई जाती है। औषधि प्रदान करने वाले पौधे तुलसी, नीम, इनसे कई दवाइयां बनाई जाती हैं। लाभदायक जंतुओं में खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, खाद्य पदार्थ में दूध है, सबसे मुख्य है। गाय, भैंस और बकरी जिनसे हमें दूध मिलता है। उत्पाद देने वाले रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। लाख के कीट से हमें लाख प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से हम शहद और मोम प्राप्त करते हैं। शहद कई दवाइयों में प्रयोग आता है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। परिरक्षण विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। भोजन कवक, जीवाणु, ईस्ट आदि से खराब हो जाते हैं। परिरक्षण की विधियां यानी कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं: सुखाना, उबालना, ठंडा करना, निर्जलीकरण रासायनिक पदार्थ के द्वारा जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिरका एटसेट्रा, नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि से हम भोजन को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे अचार बनाते हैं, जैम, जेली बनाते हैं
तो इसमें कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिससे ये सुरक्षित रहते हैं। पाश्चुरीकरण 15 सेकेंड से 72 सेकेंड पर गर्म करें और 10 सेंटीग्रेड पर फिर ठंडा कर देते हैं, फिर उसको पैक किया जाता है। खराब भोजन, जीवाणु तथा कवक द्वारा दूषित भोजन खाने से अब हमारे कई तरह के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे संचारी रोग। दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी माध्यम से मक्खी, मच्छर, वायु, जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, एक से दूसरे में छुआछूत के कारण फैलते हैं, वे संचारी रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, चेचक, टीबी, मलेरिया, डेंगू आदि। ऐसे रोग जो छुआछूत से या किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, उन्हें हम असंचारी रोग कहते हैं। संक्रामक रोगों को ही संचारी रोग भी कहते हैं। में कई तरह के रोग हैं, जुकाम राइनोवायरस से, चेचक वेरियोला से, इन्फ्लुएंजा वायरस से, पोलियो वायरस से, मलेरिया प्लाज्मोडियम, डेंगू वायरस और चिकनगुनिया आर्बो वायरस, पेचिस, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा। संक्रामक रोगों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है निसंक्रमण। निसंक्रमण पदार्थ यानी फिनाइल, कार्बोक एसिड, चूना, डीडीटी एटसेट्रा आदि इनसे अपने घरों की सफाई करनी चाहिए, जिससे गंदगी हमारे घर में ना जाए। पानी को उबाल कर पीजिए। 2009 में H1N1 का प्रकोप था। 2009 में WHO ने इसे महामारी भी घोषित किया था। ध्वनि कंपन के कारण होती है। आवर्तकाल T, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, आयाम तारत्व मोटी तथा पतली आवाज होती है। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, पराश्रव 20,000 से अधिक की आवृत्ति। कुत्ता, चमगादड़, डाल्फिन इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है, निर्वात में नहीं हो सकती है। इस तरह से हम कई पाठ तक यानी पाठ 7 के ध्वनि पाठ तक हम कक्षा 7 के पहुंच चुके हैं और वहां तक के आपको बहुत ही छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बताने की कोशिश की है, जिससे बच्चों को याद हो जाए और वो बच्चे अच्छे से अपने प्रश्नों को हल कर सके और क्लास में अव्वल आ सके। धन्यवाद।